हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर्ड ओमेगा का ऑलरेडी एक पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, तो पहले उसे सुनिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए, उस पार्ट को अगर आपने सुन लिया है तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। वरना गाइस, अगर आपने उसको नहीं सुना तो आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जो हमारा मोशियांशु होता है ना, वो यहाँ पर वांगजी के साथ अकेला होता है और वो वांगजी से कहता है, वांगजी यहाँ पर कुछ स्क्रॉल निकाल कर पढ़ रहा होता है। तो मोशियांशु यहाँ पर वांगजी के बहुत नज़दीक आकर कहता है, आप क्या पढ़ रहे हैं एंगुनजुन। यहाँ पर वो मोशियांशु की तरफ देखता है। मोशियांशु की स्माइल बिल्कुल विंग की स्माइल जैसी थी, बनी स्माइल। यहाँ पर वो अभी भी उसके होठों पे कुछ लगा हुआ था, क्योंकि उसने जो खाया था ना, वो बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके यानी कि जंगली तरीके से खाया था। तो यहाँ पर वो अपने हाथ को मोशियांशु के लिप्स के पास ले जाता है। मोशियांशु पहले तो डर जाता है, तब वो उसके लिप्स को बिल्कुल अच्छे से अपने थंब से क्लीन करता है। और उसके बाद यहाँ पर मोशियांशु अभी भी हमारे हैंगुनजुन को देख रहा था, और उसकी आंखें जो थी वो हैंगुनजुन की हनी डो आइज़ में ही अभी डूबी हुई थी। वो उन्हें देखता ही रहता है। और यहाँ पर हैंगुनजुन जो थे वो उसके चेहरे को साफ़ कर देते हैं अपनी उंगलियों से, और उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर घर में कौन कौन रहता है। क्या तुम्हारी किसी से अल्फ़ा ओमेगा बॉन्डिंग हो चुकी है। यहाँ पर वो अभी भी वांगजी की आंखों में देख रहा था। वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वांगजी कहता है, क्या तुम्हारा कोई अल्फ़ा है, किसी ने तुम्हें क्लेम किया है। यहाँ पर वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, और ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई भी। यहाँ पर वांगजी देखता है कि इस इंसान की जो बॉडी है वो सच में बहुत यंग है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसे देखकर विंग का यंग टाइम। उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील होता है। वो उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हैं, और यहाँ पर वांगजी उसके चेहरे को सहलाते हुए कहते हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर वो वांगजी की ही दो हनी आइज़ में देख रहा होता है और कहता है, हैंगुनजुन, मैं एक ओमेगा हूँ, आप मेरे इतने नज़दीक मत आइए। हैंगुनजुन उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं तुम्हें लैनफुरन समझ रहा था। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मोशियांशु कहता है, क्या लैनफुरन मेरी तरह बहुत खूबसूरत थे। मैं तो इतना कोई खूबसूरत भी नहीं हूँ, मैं तो इतना अच्छा भी नहीं दिखता। इवन मेरी आंटी समझती हैं कि मैं तो कोई मनहूस हूँ। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो यहाँ पर वांगजी कहता है, नहीं, तुम मनहूस नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पर वो मुस्कुरा के कहता है, सच में क्या आप मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो यहाँ पर वांगजी कहता है, एक बात बताओ। वो बड़े ही प्यार से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मोशियांशु, तुम्हारा बचपन कैसे बीता है, क्या तुम कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे। यहाँ पर मोशियांशु अपने सिर को खुजलाने लगता है और कहता है, मुझे कुछ भी ज़्यादा याद नहीं है। कुछ साल पहले मुझे आंट बताती हैं कि मुझे कुछ हो गया था, मैं एक कमरे के अंदर था। शायद किसी गम की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था। कुछ साल पहले आंट ने बताया कि मैं अपने आप को मार डालना चाहता था। शायद मुझे मेरे मदर फादर के जाने का दुख था, और उस वक्त मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लिया था। लेकिन जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया गया। मुझे बहुत बड़े तंत्र मंत्र के एक बाबा थे, उन्होंने बचाया। कहा जाता है कि मेरी सोल तो पूरी बॉडी को छोड़ चुकी थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच गया। फिर बहुत महीनों तक मैं बेड रेस्ट पे रहा। बहुत टाइम तक मुझे होश ही नहीं आया। उन्हीं ने कुछ सारी चीज़ें पढ़ी और मेरे घर के बाहर बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में मेरी आत्मा वापस आई। लेकिन मुझे मेरी पिछली लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, और मुझे मेरा कुछ भी चीज़ याद नहीं। मैं सारी चीज़ें भूल चुका था, इसलिए मुझे पिछली याद नहीं रहती, और कोई भी चीज़ मेरे सामने आती है वो मुझे धुंधली धुंधली दिखती है। फिर मुझे चक्कर आ जाते हैं। वांगजी यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुन रहा था। यहाँ पर वांगजी उसे देख के कहता है, तुम्हें अपने माँ बाप की शक्ल याद है। तो यहाँ पर मोशियांशु मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मैंने फ़ोटो से देखकर याद किया है वो कैसे दिखते थे। मैंने उनके बारे में किस्से कहानियों में सुना है। यहाँ पर वांगजी कहता है, तुम्हें और कोई चीज़ याद आती है। वो कहता है, जब से मुझे होश आई है मुझे फ्लूट बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले छत पर बैठकर अपनी वो फ्लूट बजाता हूँ, स्पेशली ये वाला म्यूज़िक। ये मुझे हमेशा याद रहता है। आंटी और बाकी सबने बहुत बार पूछा है कि मुझे कैसे याद आया, पर मुझे कुछ भी याद नहीं।
वांगजी कहता है, क्या तुमने तलवारबाजी सीखी है? वो कहता है, नहीं, मैंने तलवारबाजी नहीं सीखी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से फ़ाइट कर लेता हूँ, मैं सारी तरीके से लड़ लेता हूँ। बस मुझे किसी के साथ भी जस्टिस नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब समाज में लोगों को बुली किया जाता है। वो आलू के ठेले वाला हमेशा मुझे शलगम के लिए गुस्सा दिलाता है, कभी भी मेरी शलगम जानबूझ के नहीं खरीदता। वो चाहता है कि मैं बाकी मार्केट से कम दामों में उसे बेच दूं ताकि वो और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सके। वो हम लोगों को कोई भी अच्छे दाम नहीं देता और उसकी वजह से मुझे हमेशा मेरी आंट से मार पड़ती है। वो मुझे बहुत मारती हैं, मुझे हमेशा मारती पीटती रहती हैं। वांगजी कहता है, तो फिर तुम उनके साथ क्यों रहते हो? यहाँ पर मुस्कुराकर मो शुआनशू कहता है, मेरे पास कोई छत नहीं है, कोई घर नहीं है, बस आंगन में पीछे की तरफ एक छोटा सा घर है, और अगर मैं अपनी आंटी के साथ, अपनी चाची के साथ नहीं रहूँगा तो मुझे धक्के मार के वहाँ से भी निकाल देंगी। वो छोटा सा घर ही मेरे माता पिता का था। अगर मैं उनके अपोजिट जाऊँगा, उनकी बात नहीं सुनूँगा, तो मुझे कहीं भी रहने को नहीं मिलेगा। कम से कम वो मुझे 2 वक्त का खाना ही दे देती हैं, मारती हैं, चिल्लाती हैं, सजा देती हैं, पर मैं भूखा तो नहीं सोता। अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो मुझे खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम क्लाउड रेसेस चलो, हमारे साथ रहना। यहाँ पर वो वांगजी की हनी डो आइज़ में देखता रहता है। वो यहाँ पर वांगजी को जिस तरीके से देख रहा था, वांगजी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही समझ सकता था जैसे विंग जब नया नया उन लोगों के पास आया था, उनके साथ रहता था, तो इसी तरह से विंग वांगजी और हमारे शिजन को देखा करता था। विंग की मुस्कान, विंग का देखने का तरीका बिल्कुल मो शुआनशू बिल्कुल वैसे ही रिजेंबल कर रहा था। वांगजी उसके बहुत नज़दीक आता है और यहाँ पर उसे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मो शुआनशू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे पहले कभी देखा है? मो शुआनशू यहाँ थोड़े मिनट के लिए ना बहक सा जाता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिले हैं, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। शायद बेहोश होने से पहले जो इंसान मेरे सपनों में आया था वो आप ही थे क्या, हैंगवनजुन? यहाँ पर हैंगवनजुन जो थे वो पता नहीं क्यों इमोशनल फील करते हैं और वो मो शुआनशू को गले से लगा लेते हैं। वो मो शुआनशू को बहुत टाइटली गले से लगाते हैं। मो शुआनशू पहले तो घबरा जाता है और फिर वो यहाँ पर हैंगवनजुन को बड़े ही प्यार से उनकी बैक को रब करने लगता है और कहता है, क्या हुआ, आपको आपकी फुरन की याद आ रही है? कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर मैं उन जैसा रिजेंबल करता हूँ, उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी, मैंने उस बारे में सुना है काफ़ी लोगों से। आप क्या मुझे उन जैसा समझ रहे हैं? मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पर वांगजी जो है वो और भी ज़्यादा टाइट हड़क कर लेता है और कहता है, विंग। यहाँ पर जैसे ही वांगजी ये बोलता है ना, मो शुआनशू के जैसे मानो हाथों के पसीने छूट गए थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस तरह से कभी पहले भी सुना है। उसे यहाँ पर सब कुछ धुंधला लगता है और उसे फ्लैशबैक में चीज़ें याद आती हैं जहाँ पर कोई उसे विंग विंग कहकर उसके पीछे भाग रहा है, मुस्कुरा रहा है, उससे पंगे ले रहा है। बाकी लोग भी उसे विंग कहाँ हो, मास्टर वे, इस तरह की चीज़ें उसके कानों में गूंजने लगती हैं और यहाँ पर मो शुआनशू घबराने लगता है। और यहाँ पर वांगजी एकदम से देखता है कि मो शुआनशू का शरीर थोड़ा अकड़ गया था। वो उसे रब करता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? मो शुआनशू कहता है, आपने जिस तरीके से विंग बोला, ऐसा लगा जैसे मुझे पहले कोई इसी नाम से बुलाता होगा। क्या आपने जो भी बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे पहले मैं ये सारी चीज़ें सुन चुका हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। यहाँ पर वांगजी उसे टाइटली अपनी बाहों में कसता है और कहता है, तुम आराम करो। वो यहाँ पर मो शुआनशू को उठने भी नहीं देता, बल्कि अपने हाथों में अपनी गोदी में लेकर उसे उठाता है और बेड पे रख देता है। वो कंबल कच के उसे कहता है, स्ट्रेस मत लो, बस तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। मो शुआनशू कहता है, बट मुझे नींद नहीं आई। वांगजी कहता है, तुम बहुत कमज़ोर हो। वो उसका हाथ भी देखता है, नर्व्स चेक करता है और कहता है, तुम्हें सोना होगा। वांगजी यहाँ पर मो शुआनशू को एक वार्म थोड़ी सी अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और यहाँ पर मो शुआनशू सो जाता है। वांगजी यहाँ पर कहता है, विंग, यानी कि तुम्हारी सोल इसकी बॉडी में आ गई है। ये इंसान तुम्हारी तरह ही थिन है और इसकी हरकतें बिल्कुल तुम जैसी हैं। इसकी स्माइल भी तुमसे रिजेंबल करती है। विंग, क्या तुम सच में वापस आ गए? क्या तुम्हें पता है हमारे तीनों बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं? वांगजी ये सारी चीज़ें मन मन में बोल रहा था। अगर हम तीनों बच्चों को बता दें कि तुम मो शुआनशू बनकर हमारे पास वापस आ गए हो, उन 3 बच्चों ने तुम्हारे बिना पूरी ज़िंदगी निकाली है, इतना अपना बचपन निकाला है, वो कितने खुश हो जाएंगे। क्या तुम उन्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार दोगे? वो तुम्हारे प्यार के लिए बहुत तरस रहे हैं।
यहाँ पर वांगजी बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाता है और फिर यहाँ पर उसको एक गहरी सांस के साथ वो अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। वांगजी ने बाइंडिंग केबल जो कि अदृश्य कर दी गई थी, यानी कि हाइड कर दी गई थी, उससे अपने आप को बांधा हुआ था। यहाँ पर वो मन में सोचता है, वीन तुम इतने टाइम से इस पृथ्वी लोक पे ही थे, मुझे ये चीज़ पता क्यों नहीं चली? मैं क्यों ये सोचता आया कि तुम नहीं हो? अगर तुम जिंदा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने खामखा पूरे टाइम तुम्हारी सोल को भुलाने में कितना टाइम लगाया। मैं भैया से भी नाराज़ रहा, मैंने ब्रदर को कभी मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अगर तुम वापस आ गए हो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं। तुम्हें बच्चे, ब्रदर, मैं कोई याद नहीं, कोई बात नहीं। हम नई मेमोरी बनाएंगे, बस इस पर तुम हमें छोड़ के मत जाना विंग। वांगजी भी यहाँ पर सो जाता है। अगला दिन होता है और वांगजी और मोशियांशु उठते हैं। मोशियांशु जो था वो यहाँ पर काफ़ी गंदे कपड़ों में भी था और यहाँ पर उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे, तो वांगजी ने यहाँ पर कुछ नए पेयर जो थे कपड़ों के मंगवा लिए थे शिचन से कह के। और बच्चे जो थे वो यहाँ पर उनके रूम में आ गए थे। बच्चे यहाँ पर बहुत शोर मचाते हैं। मोशियांशु यहाँ पर बच्चों को देख के काफ़ी खुश होता है। शिन और इन काफ़ी प्यारे और बहुत प्यारी लड़कियाँ थी, लेकिन यहाँ पर युआन जो था वो पाउट बनाकर आकर मोशियांशु की गोदी में बैठ जाता है। यहाँ पर जिंगी भी कहता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एक ओमेगा हो ना? यहाँ पर वो कहता है, मैं एक ओमेगा हूँ। यहाँ पर मोशियांशु जो है वो बड़े प्यार से हमारे प्यारे से युआन को देख रहा था। युआन जो है वो यहाँ पर मोशियांशु को कहता है, इधर आओ। मोशियांशु उसकी तरफ जैसे ही अपना कान करता है और कहता है, क्या हुआ? तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से युआन उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है, मोमा मोमा। यहाँ पर ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए हमारा मोशियांशु कहता है, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। लेकिन युआन फिर से कहता है, आप मेरी मम्मा हो। नहीं, आप मेरी मम्मा हो। यहाँ पर जिंगी बड़े प्यार से कहता है, युआन तुम्हारी मम्मा ये नहीं है। युआन कहता है, नहीं, ये मेरी मम्मा जैसे ही दिखती हैं, है ना फादर? और वो यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा वांगजी था उसकी तरफ कहता है और फिर शिचन की तरफ देखता है, बड़े फादर आप भी बताओ ना कि क्या ये मेरी मम्मा जैसे नहीं दिखते? यहाँ पर दोनों ही ब्रदर तो सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ ये तुम्हारी मम्मा जैसे तो दिखते हैं, पर पता नहीं ये तुम्हारी मदर नहीं है। जैसे वो ये बोलते हैं ना तो युआन का दिल टूट जाता है। वो पाउट बनाकर एक छोटा सा बेचारा छोटा बच्चा अपना चेहरा लटका कर नीचे देखने लगता है। तो यहाँ पर उसके गालों को पोक करते हुए हमारा प्यारा मोशियांशु कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझे मदर बुला सकते हो। अगर तुम्हें मदर बुलाना अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे मम्मा कह सकते हो। युआन बड़ी ही प्यार से अपनी चमकती आंखों से उसे देखता है और कहता है, सच्ची कि मैं आपको मम्मा बुला सकता हूँ, मदर बुला सकता हूँ, मैं आपको माँ भी बोल सकता हूँ? तो यहाँ पर मोशियांशु कहता है, ऑफ कोर्स अगर मेरी शादी मेरे अंकल आंटी ने कर दी होती 2 साल पहले तो मेरे भी बच्चे होते क्यूट से, बिल्कुल तुम जैसे ही, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ पर वो कहता है, थैंक यू मम्मा, और यहाँ पर हक कर लेता है वो मोशियांशु को। युआन जो था ना वो हमेशा अपनी मम्मा को ढूंढता रहता था। वो हर चीज़ में अपनी मम्मा को ढूंढता था। उसे ये था कि एक बार वो अपनी मम्मा को देखे, उसकी मम्मा कैसी दिखती हैं। वो हमेशा अक्सर अपने फादर से अपनी मम्मा की बारे में चीज़ें सुनता रहता था। इवन शिचन जो उसके दादू थे वो भी उसकी मम्मा की कहानियाँ सुनाते थे और बताते थे कि कैसे उसकी मम्मा स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गई थी। वांगजी और बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए ये सुनकर जो हमारा प्यारा युआन था ना वो हमेशा अपनी मदर को ढूंढता था कि उसकी मदर कैसी होंगी, एकदम वंडर वुमेन जैसी या बहुत डिफरेंट। यहाँ पर जब वो मोशियांशु को देखता है जैसे कि उसके फादर ने यहाँ पर उसकी मम्मा की ड्राइंग्स बनाई हुई थी, उस हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मम्मा ही उसके सामने आ गई हैं। और वो इस चीज़ को हमेशा से चाहता था कि उसकी मम्मा उसके पास आए, उसे कडल करे, प्यार करे। जितनी बातें उसने अपनी मम्मा के बारे में सुनी हुई थी उसका दिल था कि एक बार उसकी मम्मा उसे हक करें। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से गले लग जाता है और मम्मा मम्मा कहते हुए हमारे मोशियांशु को हक कर लेता है। मोशियांशु को जैसे ही वो मम्मा मम्मा बोलते ही हक करता है ना तो पता नहीं क्यों मोशियांशु की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो अचानक से ही उसके हाथ जो थे वो युआन की पीठ को मसलने लगते हैं और कहते हैं कि युआन बेटा। लेकिन यहाँ पर मोशियांशु अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है और कहता है कि मुझे आंसू क्यों आ रहे हैं, अचानक से मैंने इस छोटे से बच्चे को मम्मा बुलाने के लिए क्यों बोल दिया। यहाँ पर शिचन और वांगजी मोशियांशु को ही देख रहे थे जो बहुत प्यार से युआन से लिपटा हुआ था। यहाँ पर वो लोग कहते हैं
एयुआन तुम इस तरह से उन्हें तंग मत करो। यहाँ पर मोशुएंशु कहता है मैं तंग नहीं हो रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यहाँ पर शिन और यिन आती हैं और कहती हैं आप रो क्यों रहे हो। दोनों बच्चियाँ बड़े प्यार से मोशुएंशु की आंखों के आंसू पोंछती हैं। तो यहाँ पर पता नहीं उन दोनों के हाथों के टच से मोशुएंशु को कुछ होता है। वो उन दोनों के हाथों को पकड़कर दोनों को अपने हाथों में उनके हाथ लेकर उनके हाथों को चूमता है और कहता है तुम, पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा ना अंदर से भरा हुआ है, जैसे कुछ है जो चीज़ उसे खाई जा रही है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और यहाँ पर वो उन दोनों बच्चों के गलों पे हाथ फेरता है और कहता है तुम दोनों बहुत प्यारी हो, बहुत प्रिटी हो। वो ऐसे ही बोल रहा होता है तभी जिंगी कहता है क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ, आपको मैं प्रिटी नहीं लग रहा लिटिल ओमेगा। जैसे वो लिटिल ओमेगा सुनता है ना तो वो जिंगी के भी पाउटी फेस को, उसकी चीक्स को छेड़ता है और कहता है बिल्कुल तुम भी बहुत क्यूट हो। यहाँ पर लेंशुचन और बाकी सब बच्चों को बोलते हैं कि प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा वक्त दो, उन्हें सांस भी लेने दो। सारे बच्चे इस तरह से ओमेगा को घेर लेंगे तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ़दायक होगा। यहाँ पर जो था ना वांगजी वो मोशुएंशु को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो सबको कहता है कि हम लोग आज ही वापस क्लाउड रेसेस जाएंगे। यहाँ पर बच्चों का मुंह बन जाता है और कहता है नहीं हमें घूमना है। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से मोशुएंशु कहता है क्लाउड रेसेस, लेकिन आप लोग यहाँ घूमिए, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पास में ही एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है वहाँ लेके जाऊँगा। यहाँ पर लेक भी है, बहुत खूबसूरत सीन है, यहाँ पे बहुत सारे श्राइन भी हैं, आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सब जाना नहीं चाहेंगे, घूमना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग चलेंगे, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें घुमा के लेके आऊँगा अगर आपके पास वक्त हो तो। वांगजी यहाँ पर चाहता था कि जल्द से जल्द सुबयान से पता चले कि ये इंसान बीइंग है या नहीं, लेकिन वांगजी पता नहीं क्यों वो मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये सारी चीज़ बच्चे जाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर शिचन कहते हैं जैसा तुम कहो वांगजी, क्योंकि वो भी बहुत क्यूरियस थे बच्चे की इस तरह से। यहाँ पर मोशुएंशु से अटैचमेंट देखकर वो लोग बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं वो मन में होप कर रहे थे कि ये इंसान काश विंग निकले, काश ये इंसान इसके अंदर जो सोल है वो विंग की हो, और अगर वो विंग की सोल है तो वो अपने ओमेगा को अब खोना नहीं चाहेंगे। एक बार खोने के बाद उन्हें एहसास हो गया विंग उनके लिए इस दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज़ है। उनके 3 बच्चों की मदर भी है और उनका सोलमेट भी है, वो उसे कभी नहीं खोना चाहते। इसलिए वो लोग जो हैं वो मोशुएंशु को जब स्माइल करते देखते हैं तो वो उसे उसके एरिया को घुमाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करते। यहाँ पर मोशुएंशु कहता है चलो आज फिर हम श्राइन जाएंगे और लोग आसपास में बहुत सारी लेक हैं वहाँ भी जाएंगे। ये लोग यहाँ से निकलते हैं। पहले ये लोग जो हैं वो आराम से आसपास के एक श्राइन में जा रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा श्राइन था, लेकिन वहाँ पर उसके आसपास के पेड़ पर लाल कलर के रिबन में बहुत सारे लोगों ने अपनी विशिंग लिखी हुई थी और यहाँ पर नोट भी बंधे हुए थे। यहाँ पर वो इंसान भी अपनी एक विश लिखकर ऊपर टांग देता है। तो यहाँ पर लवंगजी कहता है क्या लिखा तुमने। तो यहाँ पर मोशुएंशु कहता है ये चीज़ बताई नहीं जाती, मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है मैं अपनी मन्नत पहले बता नहीं सकता। शिन और यिन कहती हैं हमें भी मन्नत मांगना है। तो यहाँ पर वो कहता है तुम्हें क्या मन्नत मांगना है। तो शिन यिन कहती है कुछ सालों बाद हमें हमारी तलवार मिलेगी तो हमें अपने तलवार के बारे में लिखना है, मुझे जादुई तलवार चाहिए। यहाँ पर एयुआन कहता है मुझे भी कुछ लिखना है। तो यहाँ पर वो कहता है तुम्हें किस बारे में लिखना है। एयुआन कहता है मुझे भगवान जी को थैंक यू कहना है कि मम्मा हमें मिल गई हैं और मैं हमेशा मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए लिख देना कि मैं मम्मा के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और भगवान मेरी ये विश पूरी कर दें। ये सुनकर ना वांगजी और शिचन थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। शिनयिन भी, शिनयिन जानती थी कि ये इंसान मम्मा नहीं हो सकता, उनकी मम्मा तो मर गई हैं। लेकिन एयुआन वो युआन को कहती हैं गलत बात है युआन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एयुआन जो था ना वो मोशुएंशु के कपड़ों में अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है मम्मा देखो ना ये मुझे बुली कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिंगी भी बेचारा चुप था, लेकिन मोशुएंशु यहाँ पर एयुआन को गोद में उड़ाता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं ज़रूर लिखूँगा। अच्छा
मोशियानशु ये बात जानता था कि जो एयुआन है उसकी मदर ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो ये चीज़ लिखता है कि एयुआन की मम्मा हमेशा उसके साथ रहे और उससे कभी अलग ना हो, और ये विश लिख के वो ऊपर टांग देता है। शिन और यिन की भी तलवार को लेकर जो विश थी वो भी लिख कर वो ऊपर टांग देता है। तभी वो चिवजुन और यहाँ पर हेंगुनजुन की तरफ देख के कहता है, क्या आप दोनों भी कोई विश चाहते हैं? और जिंगी से पूछता है, क्या तुम भी कोई विश चाहते हो? जिंगी कहता है, हाँ मैं भी एक विश चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो पूछता है, क्या विश है? तो जिंगी कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं और एयुआन हमेशा साथ रहें, हमेशा दोस्त रहें। तो यहाँ पर वो जिंगी की भी ये विश लिखकर ऊपर टांग देते हैं। तो यहाँ पर चिवजुन और लवांगजी बिल्कुल सामने आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोशियानशु कहता है, आपकी क्या विश है? वो लोग कहते हैं, हमारी एक ही विश है कि हमारा सोलमेट हमेशा हमारे साथ रहे, और जब तक हमें मृत्यु नहीं आती तब तक वो हमारे साथ हमेशा रहे। ये बात सुनकर थोड़ा सा मोशियानशु चौंकता है, लेकिन दोनों भाइयों की नज़रें उस पर थी, और जिस तरीके से वो उसे देख रहे थे, मोशियानशु के गाल लाल होने लगते हैं, उसके कान भी लाल होने लगते हैं, और उसे एकदम गर्मी सी फील होने लगती है। वो यहाँ पर दोनों भाइयों की नज़रें खुद पे देखता हुआ कहता है, मैं आप लोगों के लिए विश लिख देता हूँ। यहाँ पर वो ही उन दोनों भाइयों के लिए विश लिखकर ऊपर टांग देता है। जब वो टांग रहा होता है ना, तो वांगजी कहता है, थोड़ा और ऊपर टांगो। यहाँ पर मोशियानशु कूद कर चीज़ों को टांगता है, तो यहाँ पर वांगजी कहता है, रुको मैं हेल्प करता हूँ। वो उसे गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से थोड़ी ऊंचाई पर उस डाल पर वो उस रिबन को टांग देता है। यहाँ पर जब वो उसे बांध देता है तो नीचे हमारा वांगजी उसे उतार देता है। यहाँ पर वो कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी मदद की। अब क्या हम लेक की तरफ चलें? तो यहाँ पर वांगजी कहता है, ये लोग छोटी सी नाव पे बैठते हैं और आगे लेक में चले जाते हैं। उस झील में बड़ा खूबसूरत पानी था और यहाँ पर कुछ कमल भी उगे हुए थे। मोशियानशु चीज़ों को देख रहा था और एक कमल तोड़कर वो उसके बीज निकालकर बच्चों को और सबको खाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर वांगजी कहता है, ये किसी और की जगह है, तुम इस तरह से उसकी जगह को नहीं बर्बाद कर सकते। तो यहाँ पर मोशियानशु जो था वो सैड हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी वांगजी जो है वो पास में पड़े एक और कमल के उस चीज़ को तोड़ता है और यहाँ पर सीड खाने के लिए सबको कहता है, और कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने यहाँ पर इन चीज़ों को तोड़ा है तो मैं उसकी पेमेंट कर दूँगा। ये देखकर मोशियानशु थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, सच्ची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक और कर्जा चढ़ा लिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, बस याद रखना क्लाउड रिसोर्स में तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तुम्हारी सारी पेमेंट मैं कर दूंगा, लेकिन जितनी पेमेंट बढ़ती जाएगी उतने टाइम तक तुम्हें हमारे साथ और रहना होगा। मोशियानशु स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, बस आप मुझे अच्छा खाना और अच्छा पहनने को देंगे तो मुझे कहीं भी रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, क्या ये इंसान सच में बीइंग है या फिर नहीं, ये सिर्फ हमारा असम्पशन है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो आगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं